रजत हैं हमारे साथ। रजत रोज़ ही जुड़ते हैं और एक स्टॉक ऐसा लेकर आते हैं जिस पर आप अपना आखिरी दाव लगा सकते हैं, फाइनल बेट। बताइए रजत, आज जी बिल्कुल, फार्मा शेयर्स पे दाव लग रहा है आज। जो मैंने चुना है कोपरान को, जिसमें समझता हूँ यहाँ पर तेजी बन सकती है। और वैसे भी छोटी मझौली कंपनियां अब चलनी शुरू हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकता है कोपरान, क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है लेकिन इसके अपर बैंड पे ट्रेड करेगा। FY16 में घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, और जिस तरीके से अभी ट्रेडिंग हो रही है 2 हफ्ते के औसत वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर वैल्यूएशन वाइज पे कंपेयर करेंगे तो अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतर शेयर साबित होगा। 20 के पी मल्टीपल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। EV टू सेल्स रेशियो देखेंगे तो वो भी 0.9 कोट करता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी फार्मा स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं नेस्ले से आज एक्यूमुलेशन शानदार देखने को मिल रही है। इस कंपनी में एक और खास बात यह है कि घाटे वाली कंज्यूमर केयर यूनिट जो थी उसको अलग किया, तो आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी, बॉटम लाइन स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। कोपरान इन स्तरों पर खरीदने लायक है। अगर आज के लिए खरीदते हैं तो 55 तक के लक्ष्य ओपन है। 55 तक के लक्ष्य के लिए आप प्ले करें और स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आपको 50 के आसपास लगाना होगा। जी हाँ, तो अगर आप देखें कोपरान फाइनल बेट थी और करीब 5370 पे अगर आप देखें 4 रुपये 20 पैसे ऊपर 55 का लक्ष्य है। थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा और ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेजेक्टरी में। और देखिए 5, 10, 20, 50 रुपये का पैसे अगर मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप 51 पे दिया था, 52, 53, 30, 2 रुपये 30 पैसे भाग चुका है। आई थिंक मोर देन इनफ अगर आप आखिरी के 1 घंटे का ट्रेड कर रहे हैं तो। हमारे साथ मिस्टर अनिल सिंघवी भी हैं इस वक्त बात करने के लिए, खास मेहमान आज के इस खास डिस्कशन में आखिरी आधे घंटे के लिए। अनिल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, ये मार्केट्स ने जो रिएक्शन शुक्रवार को दिया और आज जिस तरीके से संभलने की बाजार ने कोशिश की है, इस रिएक्शन को आप एक मैच्योर रिएक्शन समझते हैं या फिर बाजार ने अपने आप को कुछ जल्दी ही सेटल कर लिया इशू के साथ? अभी थोड़ा सा आपको लगता है कि लेटर और सूनर, कल परसों एक और बड़ा सेल ऑफ आ सकता है? देखिए, जो फ्राइडे को था वो थोड़ा ओवर रिएक्शन था, और आज जो मंडे को संभला है वो भी थोड़ा अंडर रिएक्शन है उस चीज़ का। तो मार्केट अगले 2-4 दिन में थोड़ा स्टेबलाइज होगा, शायद एक आध और बार झटका लगे, उसके बाद ठीक होगा। बिकॉज अभी सभी लोगों को उसका समझ में नहीं आया कि ब्रेक्सिट के कारण क्या इम्पैक्ट आएगा, वेदर इंडिया के अंदर इम्पैक्ट आएगा, ग्लोबली क्या इम्पैक्ट आएगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझने के लिए। लेकिन अनिल, ऐसे में पीपल हु आर सिटिंग ऑन द फेंस, जिन्होंने शायद खरीदारी नहीं की थी या फिर वो इस इवेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद बाजार गिरे नीचे एंड देन दे कैन गो अहेड एंड बाय, उनको आपकी सलाह क्या है? कैन दे स्टार्ट निबलिंग, थोड़ा और रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? आई थिंक वो तो अगर वो लोग रुके हैं और वो दे वांट टू टाइम द मार्केट, तो मेरे उनके लिए कोई सलाह नहीं है, क्योंकि यू कैन नेवर टाइम द मार्केट नाइदर ऑन बाय साइड नॉर ऑन सेल साइड। अगर आपको कन्विक्शन स्टोरीज हैं और उसमें अगर आपको चलिए, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बारिश की वजह से आई थिंक कनेक्टिविटी में इशू है। अनिल, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। खूब बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, जम के बारिश हो रही है। लेकिन पत्रकारिता में स्पेशल टेलीविजन में जैसे ही मुंबई में खूब बारिश हो तो 2 चीज़ तो बिना सोचे चला दो, मिलन सबवे और खास सबवे में पानी भरा। ऐसा सच है भी है? हाँ, अभी भी है, ऐसा कुछ हद तक है तो सही। लेकिन बारिश तो हो रही है अच्छी खासी 2-3 दिन से, वो प्रोग्रेस भी अच्छा है। एग्री स्टॉक्स में हम देख भी रहे हैं कुछ हद तक, आप देखिए इम्पैक्ट तो देखने को मिल भी रहा है इसका। आज भी देखिए जैसे जयंत एग्रो है, जेन इरिगेशन है, इन स्टॉक्स पर वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इनके कोई चार्ट आपने देखे क्या कुणाल? कोई पिक किया आपने कुछ? मिहिर, जोआरी एग्रो एक काउंटर है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि अच्छा वॉल्यूम हुआ है, और ये एक काउंटर ज़रूर हो सकता है जहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया जाए। जयंत एग्रो भी मैं समझता हूँ कि यदि थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे मिलता है तो ये काउंटर के अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा कि जहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन फॉर्म करे। इस बीच आप देखिए इंडेक्स में आज वाकई पूरी ग्रिप ऑरबिंदो फार्मा देखिए, और देखिए ऑरबिंदो फार्मा में अगर आप कोई व्यू बना पाए ना तो वो व्यू बड़ा फ्रूटफुल होगा। क्यों? जरा मैं आपको ईयरली चार्ट दिखाता हूँ। याद रखिए दिसंबर 2015 में इसने हाई लगाया था 900 रुपये का। जरा प्लीज़ ईयरली चार्ट दिखाइए एक बार। 900 का हाई लगाया, उसके बाद 580 का लो, पैनिक में अगर आप देखें उस वक्त याद होगा आपको यूएसएफडीए सब जगह आप देखिए यही हल्ला हो रहा था। जिस बंदे ने उस 580 पे इसको ले लिया वो आराम से 825 पे बेच के निकला। और आप देखिए कि शुक्रवार को इसने पैनिक लो लगाया 665 का, अब 725। दैट मीन्स एक ऐसे रिस्की दिन जब स्टॉक कंप्लीटली अगर आप देखें लोअर लेवल्स पे सेटल हो रहा हो, अगर आप दाव लगाएं तो शायद पैसा बन सकता है यहाँ पर। एक रेसिड ट्रेडर भी हो सकता है, बाकी इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुणाल, आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? क्योंकि अब ये 725 को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स वो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जून की
उससे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वेल वीरेंद्र, दो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे हो रही है। एक तो यदि आप कैंडलस्टिक चार्ट्स पे देखो तो जिस तरीके का एक फॉर्मेशन हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन यदि ड्रॉ की जाए तो वो भी ब्रेक करके ऊपर आ रहा है काउंटर, बट कहीं ना कहीं वो ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिप नज़र आ रही है, और साथ ही साथ जो मूविंग एवरेजेस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है ये स्टॉक के लिए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना होगा। यदि ये स्पेस में ही जुड़ना है तो मैं समझता हूँ कि स्पार्क जो मैंने पहले बताया था और कोपरान जो अभी आई थिंक रजत जिसकी बात कर रहे थे, ऐसे कोई मिड कैप काउंटर्स के अंदर यदि आप दांव लगाते हो तो मैं समझता हूँ कि एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और एक पॉजिटिव रिटर्न दोनों ही यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कोपरान वुड बी अ बेटर बेट अदर देन टेकिंग अ कॉल इन ऑरो फार्मा। बिल्कुल। खैर चलिए, इस बीच एक बार देख लेते हैं, अभी बाजार बंद होने में करीब 20 मिनट का समय बाकी। एक बार वीडियोकॉन को देखते हैं और मेटालिस्ट फोर्जिंग्स को। देखिए, स्टॉक आपको इसी तरह से पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है मार्केट में मोमेंटम हो, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आप वॉल्यूम, अब जैसे वीडियोकॉन को देखिए आप, ये चला है अचानक से इस समय इंट्राडे हाई पर 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 105 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिला है। ये इंफ्रा स्पेस में भी अब देखिए कुछ एक स्टॉक जैसे GMR आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, करीब 4.25% ऊपर है। GMR पर आपका क्या व्यू है कुणाल? वेल मिहिर, इंफ्रा स्पेस ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि GMR इंफ्रा के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू नहीं है हमारा। आई थिंक 2-3 नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिए थे, ARSS इंफ्रा, इमामी इंफ्रा, ज्योति स्ट्रक्चर्स, ये काउंटर्स ज़रूर है जिसके अंदर हमने पिछले 15-20 दिनों में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखा है और काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन देखा है। मैं समझता हूँ कि जो हमने एक डिप देखा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स के आसपास भी ये सारे काउंटर्स अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 3-4 काउंटर्स है उसके अंदर ज़रूर एक लॉन्ग बैट ले सकती है। हालांकि GMR इंफ्रा के अंदर अभी भी इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। इस बीच एक दो स्टॉक्स और देखिए जहाँ पे अच्छा खासा मूव है। ARSS इंफ्रा पे तो खैर बात ही नहीं कर सकते, पर फीस पे लग चुका है स्टॉक ये। उसके बाद निटको 60 के स्तर पे 20% ऊपर, क्या गजब मूव दिया है इस स्टॉक ने। फर्स्ट सॉल्यूशंस आज डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन ट्रजेक्टरी अभी भी अगर आप देखें ब्रेकआउट की बेहद नज़दीक की है। जी मीडिया को अब 26 के स्तर पे लगभग 4.25% ऊपर, और डालमिया भारत शुगर ये थोड़ा तेज़ है। डिश टीवी 93.20 के स्तर पे, लेकिन कोई खास मूव नहीं है इसमें आज। और कैमन इंडिया छोटा स्टॉक, इसको स्किप करता हूँ। आंध्रा शुगर, द्वारिकेश शुगर, क्वालिटी अगर आप देखें 112 के स्तर पे, क्वालिटी को एक बार देखते हैं 112.50 पे। क्वालिटी जी हाँ, इसको देखते हैं एक बार। कुणाल जरा इस चार्ट को देखिए क्वालिटी पे। इसने शुक्रवार को एक गैप क्रिएट किया, नीचे गया, लेकिन कैंडल रिवर्स हुई। आज हाइस को टेस्ट करता हुआ 112.55, एक छोटा सा ट्रेड, एग्रेसिव ट्रेड पॉसिबल है यहाँ पे? वेल यस, आई थिंक जो क्लोजिंग भी हुई थी वो करीब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही हुई थी, और जिस तरीके का एक हैमर फॉर्मेशन हुआ है कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके चलना चाहते हो और आज के 5 मिनट में यदि 112 के ऊपर ये काउंटर क्लोज देता है तो मैं समझता हूँ कि 119 रुपये तक की मूव 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ही मुमकिन है। तो यस, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके चलना चाहते हो तो 112 के लेवल्स के आसपास ज़रूर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। बिल्कुल। कोई ऐसा ट्रेड है कुणाल फार्मा में जिसे आप रेकमेंड करना चाहेंगे? सेटलमेंट से पहले कोई स्पॉट आप देख रहे हैं? वेल मैं समझता हूँ कि ओवरऑल फार्मा स्पेस थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मीर। हालांकि बायोकॉन एक काउंटर है जिसके अंदर एक कंटिन्यूस मूव हमने देखा है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि यदि आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो टिल एक्सपायरी तो और आपको 2 से 3% तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। तो बायोकॉन मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग ट्रेड ज़रूर हो सकता है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि छोटे काउंटर्स स्पार्क है या कोपरान है, ऐसे छोटे मझोले काउंटर्स के अंदर आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। याद रखिए आज इंडेक्स में शुमार BPCL ने अपने ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे सुरवर्स्ट हो चुका है। आज 25 रुपये ऊपर, आज उसका इंट्राडे हाई है करीब 1046.90, ये इसके करियर का हाई है। और जो दूसरा स्टॉक है इसी स्पेस का 38 रुपये ऊपर HPCL, ये अपने ट्रेडिंग करियर के प्रीवियस हाई जो कि इसने अगस्त 2015 में छुआ था, उससे हार्डली अगर आप देखें 5-1 रुपये चूक गया। इसका प्रीवियस हाई था 990 रुपये और आज का इसका हाई है करीब 984। यानी इसी सेक्टर में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हैं। एक हो गया HPCL, एक हो गया BPCL, फिर एक IOC को भी देख लेते हैं क्या कर रहा है 420 के स्तर पे। ये भी कैंडल वाइज अगर देख के चलो तो लग तो अट्रैक्टिव रहा है, बस ये थोड़ा सा ना आपके पेशेंस टेस्ट करेगा। अगर तीनों में से कोई पिक करना हो कुणाल तो कौन सा पिक करेंगे आप?
वेल वीरेंद्र, एज अ डिस्क्लोजर आई थिंक BPCL हमने हमारे क्लाइंट्स को BTST ट्रेड के लिहाज से भी दिया है और एक काफ़ी शानदार यहाँ पे पिनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट आज ही के ट्रेडिंग सेशन में कंफर्म हुआ है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी है, तो मैं समझता हूँ कि BPCL डेफिनेटली हमारा टॉपिक रहेगा। हालांकि HPCL और IOC भी चार्ट्स पे ओवरऑल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और यदि किसी को यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना है तो ज़रूर ये दोनों काउंटर्स के अंदर भी लॉन्ग पोजिशंस ली जा सकती है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच अब देखना होगा कि आज जिस तरह का ट्रेड देखने को मिला है, अभी भी जो इंटरनेशनल क्यूज़ हैं वो तो कमज़ोर ही हैं। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स को अगर हम देखें तो और फिसला ही है और यूरोपियन मार्केट में भी अब देखिए गिरावट एक्सटेंड हुई है। यानी आप फ्रेंच इंडेक्स को देखिए, जर्मन इंडेक्स को देखिए, UK के इंडेक्स को देखिए, इन सारों में अब नुकसान ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास का देखने को मिल रहा है और जो डाउ फ्यूचर्स है वो भी करीब 60 से 70 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। ऐसे में कल के लिए BTST कॉल्स क्या होनी चाहिए, ये एक बार देखते हैं। साक्षी हैं हमारे साथ, बताइए साक्षी। शुक्रिया मेहर। शुरुआत करते हैं लवलेश शर्मा की कॉल्स के साथ। इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है डाबर में। टारगेट्स बताए यहाँ पर 325 के नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 313 का। इनकी जो अगली पिक है वो भी BTST ट्रेड है, वो खाट फार्मा पर ये बेट कर रहे हैं। टारगेट बताया 927 का, स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 885 का। मुदित गोयल की तरफ से राय है UPL पर खरीदारी के लिए राय दी है उन्होंने। टारगेट बताया 565 का, स्टॉप लॉस हमें नीचे में मेंटेन करना होगा 540 का। इनकी अगली पिक है ITC पर, BTST ट्रेड रेकमेंड किया है। टारगेट बताया 370 का, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 354 का। आखिरी कॉल से दीपेश पवैया की तरफ से और इन्होंने भी 2 BTST ट्रेड्स रेकमेंड की है। सनफार्मा इनकी पहली पिक है। टारगेट बताया 790 का और नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 760 का। इनकी आखिरी पिक है पिडिलाइट पर खरीदारी की सलाह। टारगेट बताया 718 का, नीचे में हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 694 का। इसमें चाहिए देखिए इन ट्रेड्स के साथ साथ कुछ ट्रेडर्स कॉल्स। मतलब ये अगर आप सोच रहे हैं कि क्या खोजूं यार, क्या लेना चाहिए, तो ये इन पे भी थोड़ा सोच लीजिए। यहाँ पर स्वाति होटकर मानती हैं कि आपको हेडलबर्ग सीमेंट विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 114 लेना चाहिए 104 का, लेकिन तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा ट्रेड है वो है कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। देखिए अभी तक ड्यू है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस बैठा हुआ है बिल्कुल साइडवेज। जिस दिन भी चलेगा अच्छा चलेगा, क्योंकि एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। वो चल चुके हैं, इन्हें चलना बाकी है अभी, तो एक अच्छी चॉइस हो सकती है, एक अच्छा ट्रेडिंग आइडिया। याद रखिए 760 का टारगेट है। और इनकी तीसरी कॉल है NCC 7190। जरा प्लीज इसी को लाइए जरा एक बार, जरा चार्ट्स पे देखते हैं NCC क्या कर रहा है। जरा NCC इंट्राडे दिखाइए, फिर दिखाइए एक बार इसका 3 मंथ और फिर दिखाइए इसका 6 मंथ, क्योंकि NCC को आज मैं सुबह भी मॉनिटर कर रहा था। ये आपके स्क्रीन पे देखिए, इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, एक जगह टिके रहना। जो लेके बैठा है वो छोड़ नहीं रहा है। अब जरा एक बार क्वार्टरली पे आइए, एग्जैक्टली क्या कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, बेहतरीन है। अगर मेरे को 4-5 रुपये भी मिल जाए, 5% तो क्या बुरा है, यहाँ पर अच्छा ट्रेड हो सकता है 7185 पे। लेकिन मैं एक और स्टॉक की तरफ आपका ध्यान लेना चाहूँगा, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूँ कि वो जो व्हाट्सएप नंबर क्या है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, टारगेट्स क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, एक्यूमुलेशन जोन क्या है, तो 7840020000 इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं एक ट्रेड की बात कर रहा था, एजिस लॉजिस्टिक्स 12870 का स्तर यहाँ पर है। कुणाल, एक तो चीज़ होती है टायर्ड बुल लिक्विडेशन, कि तेजड़िया थक के स्टॉक काट दे। मेरे को याद अच्छी तरीके से जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कोलकाता में, उस दिन ये टूटने के बाद 115 टेस्ट किया और आज इसने फिर मोमेंटम शो किया है। कुणाल, ये अटैम्प्ट कर रहा है 1 2 3 चौथा अटैम्प्ट है ये 130 को 131 को वॉलेट करने का। क्या कहेंगे इस पर? चलिए कुणाल, एक बार मैं आपसे लौट के आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच मिस्टर मलय मुखर्जी IFCA के हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर मुखर्जी, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। NSE की तरफ से ये कहा गया है कि जनवरी 2017 तक NSE की लिस्टिंग की योजना है, तो IFCA का करंट स्टेक अब कितना बचा हुआ है NSE में, और क्या इसे भी आप ऑफलोड करेंगे? अभी तक हमारा जो ऑफलोड हुआ है उसके बाद 3.55% बचा हुआ है। और आप इसे फिर जब IPO आएगा तो उसमें ऑफलोड करेंगे या फिर उससे पहले, क्योंकि ऑलरेडी IFCA बीते 1 साल में 1-2 बार स्टेक सेल कर चुका है। 0.5% का स्टेक उसमें से जो है वो तो काफी एडवांस स्टेज में है, वो शायद डील 30 जून तक कंक्लूड हो जाए या 1-2 दिन और आगे बढ़ जाए, उसको तो अभी रोकना संभव नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो 3.05% बच जाता है उसके लिए हम फिर बोर्ड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि NSE की जो न्यूज आई है उसके डिटेल्स हमारे पास है नहीं, तो जब तक हमें पूरी डिटेल्स नहीं मिलती है उस पर कुछ कमेंट करना मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन सर अगर ये खबर मान लीजिए सही होती है और NSE अगर ये करने में सक्षम रहता है, तो ये आपका 3.05 स्टेक है वो आप FY17 में पूरा डाइल्यूट कर देंगे क्या?
पॉसिबिलिटी ऐसा है? है कि 3.05% डाइल्यूशन की बात तो हम पहले कर चुके हैं कि नहीं, इसी फिस्कल में सर मेरा प्रश्न इसी फिस्कल का था। हेलो, मेरा प्रश्न सर ये था कि इसी फिस्कल में उसको डाइल्यूट करने के बारे में सोचेंगे क्या? हाँ, वो तो पहले सोच रखी थी, लेकिन अभी जो आईपीओ की बात आई है, इसके बाद हमें फिर से कॉल लेना पड़ेगा और ये डिस्कस करना पड़ेगा कि आईपीओ के कॉल जो अभी हमें लेने हैं उसके लिए एनएससी के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उनकी विजिबिलिटी क्या है, कब तक वो कंप्लीट होगा। जब तक वो मुझे पता नहीं लगता है तो ये अभी काफी अनसर्टेन है। ये तो सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट है आज के दिन में। बिल्कुल, लेकिन मिस्टर मुखर्जी, ये जो आप कह रहे हैं कि 30 जून तक एडिशनल 0.5% स्टेक सेल की डील शायद हो सकती है बिकॉज वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी नंबर, लेकिन ये क्या उसी रेंज में हो रही है जिस वैल्यूएशन रेंज में आपकी पिछली 2 डील्स हुई हैं, या उससे बेटर है? जी जी जी, उसी रेंज में हो रही है। सो दैट इज द बेस्ट प्राइस एट दिस पॉइंट you think? It could be slightly better also. So that's why I'm not able to commit on that. So unless it happens, it is very difficult to But say. do you expect valuations to improve by the time the IPO hits the market? Yeah, obviously, that is a very positive development. That's a very positive development, and every investor was looking for this kind of exit route. So that is a very positive development, which NSE has been saying for a very long time. So we would like to know the further details and a clear roadmap on that. ऑलराइट, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस धन्यवाद। बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन जो पिछला स्टेक सेल हुआ था, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरे को तो एक ही चीज़ याद है, 2000 कब था, 7 था मेरी मॉर्गन स्टैनले मेरे ख्याल से था ना, 108 पे कंसोर्टियम ऑफ मॉर्गन स्टैनले एंड आई थिंक वेदांता, जब 108 पे, उस वक्त 140 रुपए का स्टॉक हो गया था। कुछ 2500 के आसपास की मेरे ख्याल से वैल्यूएशन शायद बैठ रही थी। Exactly, मेरे को भी मालूम है। मुझे भी पूरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन जैसे मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि पिछली डील जिस दाम पर हुई थी, हो सकता है उसी दाम पर हो, तो IFCI देयर यू गो 6-7% ऊपर। कुणाल, क्या करेंगे आप? पर बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू यहाँ पे नहीं है मिहिर। इनफैक्ट IFCI और IDBI दोनों ही काउंटर्स में मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम शायद देखने को ना मिले। मैं समझता हूँ कि मोटा मोटी एक रेंज बाउंड कारोबार आने वाले समय में ये दोनों ही काउंटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि PSU काउंटर्स जिसके आपने पहले जिक्र किया था, आई थिंक सिंडिकेट बैंक काउंटर्स के अंदर ज़रूर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। तो जो छोटे मोटे जो PSU बैंकिंग काउंटर्स है, इलाहाबाद बैंक या सिंडिकेट बैंक, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक बुलिश कॉल लिया जा सकता है। ये भी जो एजिस का जिक्र कर रहा था, जहाँ पे बात कट गई थी, कुणाल, इस पर क्या कहेंगे आप? वेल वीरेंद्र, मैं समझता हूँ कि लॉजिस्टिक स्पेस के अंदर यदि एक लॉन्ग कॉल लेना है तो गति एंड ऑल कार्गो, ये 2 काउंटर्स है जिसके अंदर हमने पिछले 1 से 2 महीने में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिखा है, और कहीं ना कहीं एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। हालांकि एजिस लॉजिस्टिक्स की भी हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि उसके प्रायर हाई जो आई थिंक 129 के लेवल के आसपास है, वहाँ पर काउंटर पहुँच गया है, और यदि एक बार ये 129-130 के ऊपर सस्टेन हो जाता है काउंटर, तो उसके बाद एक अच्छी चाल ज़रूर देखने को मिल सकती है। इस बीच एक अहम बयान आया है प्रधानमंत्री की तरफ से, PMO की तरफ से। वो ये है कि खैर सीधा ताल्लुकात नहीं है मार्केट से, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मिस्टर रघुराम राजन, उनकी जो देशभक्ति है वो किसी और से भी, इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी, उनसे कोई कम नहीं है, और ये जो उनका टर्म ख़त्म हो रहा है उसे लेकर अननेसेसरी और अनजस्ट तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। ये खैर इमीडिएट ट्रायल हुआ था, डैमेज कंट्रोल। चलिए इस बीच 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं, बस थोड़ा सा। एक बार जरा AB नूवो को देखिए आप, इस स्टॉक को याद रखिए, ये शुक्रवार को भी एक्टिव था, इसमें ओपन इंटरेस्ट काफ़ी सब्सटेंशियल ऐड हुआ था। प्लीज़ एक बार 3 मंथ दिखाएंगे इस स्टॉक का। अभी करीब 70 रुपये ऊपर 1123, यानी शुक्रवार को जब इसने डिप लगाया उस वक्त भी उसके बाद से ही बाइंग आ रही थी, और मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ऑलमोस्ट मई जून यानी 2 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल। हल्का सा स्टॉक नीचे है, लेकिन मैं नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन उस जाते हुए क्रम में भी नीचे हल्का सा खिसक रहा है, लेकिन बार बार 1, 2, 3, 4 चौथा अटेम्प्ट है वो ब्रेकआउट देने का। कुणाल, 70 रुपये देख के अमूमन एक आदमी घबरा जाता है कि यार इतना कैसे भाग गया, लेकिन अभी और कितना मूव सक्षम पॉसिबल है इस स्टॉक में? वेल मैं समझता हूँ कि अभी भी काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक फ्लैग पैटर्न जैसा एक यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, और आई थिंक अगर ये मूव थोड़ा सा भी और
एक्सटेंड होता है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सक्सेसफुल ब्रेकआउट अपने 52 वीक हाई का भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी काफ़ी यहाँ पे स्टीम बाकी है और ऊपर में मैं समझता हूँ कि 1250 तक के भी लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली जो भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिलता है उसके अंदर आप एक लॉन्ग ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं। और 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं जिस पर इंटरेस्टिंग हुआ है। एक तो दालमिया भारत और निटको, इन दोनों पर 20% का अपर फ्रीज है। A to Z इंफ्रा और एक काउंटर है जो कि करीब 12% ऊपर है। इन तीनों स्टॉक्स पर कुणाल, क्विक व्यू आपका। वेल मिहिर, इन तीनों ही स्टॉक्स में से मैं समझता हूँ कि आई थिंक A to Z इंफ्रा क्लियरली एक विनर होगा। आई थिंक पिछले 10-15 दिनों में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, अच्छे ब्रेकआउट के साथ उसके बाद काउंटर वापस थोड़ा नीचे के लेवल्स पे भी आया और अब मैं समझता हूँ कि एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट्स पे वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों में से आई थिंक A to Z इंफ्रा के अंदर एक लॉन्ग कॉल लिया जा सकता है। ऊपर में मैं समझता हूँ कि अगर आप मध्यम अवधि तक होल्ड करते हैं काउंटर को तो 48-49 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, इस बीच एक दो चीज़ और देख लेते हैं किस किस प्रोस्पेक्टिव से मैं इस क्लोजिंग को देख सकता हूँ। एक प्रोस्पेक्टिव शायद निफ्टी बैंक को देखने का भी हो सकता है। निफ्टी बैंक पर हम क्या कर सकते हैं। निफ्टी बैंक आज क्लोज हो रहा है ऑलमोस्ट, देखिए 17,500 की डिजिट्री में। शायद ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है दो प्रकार के ट्रेड की। एक 17,500 की एट द मनी कॉल खरीदने की, या फिर अगले 2-3 सेशन में। ये क्या होता है ना, कल बहुत सारे मंदड़ी है, यानी शुक्रवार को बहुत सारे मंदड़ी सवार हो गए। बहुत सारे मंदड़ी है इसमें 500-600 के 17,500-600 की रेंज के पहले के भी हैं। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मैं एक स्पेकुलेटिव गेम ये खेलूं कि 800 की कॉल पकड़ लूं। अगले 3 दिन में यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार में अगर कवरिंग आती है तो वो कॉल मेरे को थोड़ा बहुत पैसा दे जाएगी। कुणाल, क्या आप खरीदना चाहेंगे इसकी 15,700 की स्ट्राइक या 15,600 की स्ट्राइक निफ्टी बैंक की? वेल मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही ऑप्शन के अंदर आई थिंक 17,500 का या 17,800 के कॉल, ये दोनों में से मैं समझता हूँ कि 17,500 की कॉल के ऊपर दांव लगाना सही होगा, क्योंकि जब भी एक्सपायरी होती है तो एक जो टाइम वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्टिप हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन टाइम वैल्यू के अंदर देखने को मिलता है। तो एट द मनी कॉल के ऑप्शन के साथ जाएंगे। 17,500 का कॉल मैं समझता हूँ कि मौजूदा स्तरों पर खरीदा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच 4 मिनट का वक्त बाकी। बस एक कंसर्न है मार्केट के लिए, कल के लिए अगर रेंज आपको कोई निकालनी हो। आज जिस तरह का ट्रेंड अब इंटरनेशनल मार्केट में है, अब देखिए 80 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स भी, यूरोपियन मार्केट्स तो है ही नीचे। सो ये हो सकता है कि कल भी 8100 मार्केट पर एक स्ट्रॉन्ग सीलिंग के तौर पे काम करे एटलीस्ट। मैं एक चीज़ बताऊँ, आज मैं HDFC म्यूचुअल फंड का एक टेक पढ़ रहा था। उन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। वो कह रहे हैं कि इस वक्त एक इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बहुत बड़ा, जिसको शायद बायर बन के अगर आप गैदर करने की कोशिश करें, आई मीन ये माइट भी उनका व्यू हो सकता है, लेकिन लगता है मिहिर कि जो DIs है ना, इसको शायद एक अपॉर्चुनिटी मान के चल रहे हैं। माइट भी उनका व्यू हो सकता है, क्योंकि वो DIs जो होते हैं ना हमारे मिहिर, हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अर्निंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें ग्लोबल इवेंट ज़्यादा वो नहीं करते, वो अर्निंग्स बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल। 2 हैवी वेट्स इस पर कुणाल, आपकी राय? TCS और इन्फोसिस। TCS 3% नीचे है, इन्फोसिस 2.5% नीचे है। इनफैक्ट आज जो फॉल है उसमें भी आई मीन मार्केट में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है इसमें भी इनका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 15 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस का है और ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स का TCS का इंडेक्स पर। आप क्या करेंगे इन दोनों स्टॉक्स पर? वेल मिहिर, दोनों ही स्टॉक्स को बेचेंगे। मैं समझता हूँ कि दोनों ही स्टॉक्स के अंदर अगर हम एक लोअर लेवल्स को ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है और इवन जो बाकी काउंटर्स है ये स्पेस के अंदर वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी स्पेस वीक है और इसके अंदर से अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर कोई काउंटर वीक लग रहा है तो वो है TCS, सेकेंड वुड बी इन्फोसिस। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही काउंटर्स को आई थिंक जो भी एक बाउंस देखने को मिलता है वो बाउंस पर बेचेंगे। जी हाँ, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 8093 निफ्टी करीब 5 अंकों पर साइडवेज है, बट स्टिल आप कह सकते हैं कि जो हालात थे यूरोपियन मार्केट्स के या फिर जो वॉल स्ट्रीट की क्लोजिंग की यादें थी उसको देखते हुए आप देखें ठीक ठाक है क्लोजिंग। आप इस बीच एक दो स्टॉक्स आ रहे हैं, जरा प्लीज दिखाइए। जो सरप्राइज सिम्फनी को देखिए आप, अचानक एक हवा चली है और स्टॉक डी हाई पर लगभग 233 रुपये ऊपर 2540 के स्तर पर। न जाने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया इन्होंने
कि करीब 10% इसका ऊपर हो गया है। खैर आगे आते हैं। आज के अगर आप लूजर्स को देखें, TCS बैकफुट पे आज IT की जो हैमरिंग हुई और उसको लीड किया अगर आप देखें 77 रुपये नीचे आज, इन्फोसिस 28 रुपये नीचे आज, 1166 और ये अपने ऑल टाइम हाई से 100 रुपये नीचे आ चुका है। जी एंटरटेनमेंट, इंडसइंड बैंक लगभग 15 रुपये नीचे 1080 के स्तर पे, एशियन पेंट्स करीब 14 रुपये नीचे, कोल इंडिया अगर आप देखें 307 के स्तर पे, आज यहाँ भी लॉसेस रहे 4 रुपये नीचे, भारतीय एयरटेल 4 रुपये नीचे 351 के स्तर पर, बजाज ऑटो आज करीब 34 रुपये नीचे। तो ये कुछ अगर आप देखें आज डिसअपॉइंट करने वाले स्टॉक्स और आई थिंक IT आज इसमें एक बड़ा रोल अदा करके गया। फ्रंट पे आके जिसने पारी खेली उसमें आप देखिए आज कमाल कर दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट ने लगभग 106 रुपये ऊपर रहा। BPCL अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। BOB अगर आप देखें 4 रुपये 7 पैसे ऊपर। PSU बैंक्स मानिए ना मानिए, ये गुरुवार को भी दिख रहा था, ये बुधवार को भी दिख रहा था, ये शुक्रवार को भी दिखा और ये आज भी दिखा कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। डॉक्टर रेड्डीज सिप्ला 490, सिप्ला देखिए स्ट्राइक कर रहा है बड़े क्रिटिकल लेवल्स को, इस पर नज़र कल मॉर्निंग में भी रखिएगा। डॉक्टर रेड्डीज ये सभी काउंटर्स जो आज काफ़ी अच्छे खासे थे। टॉप गेन वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में अगर आप देखें जिन्होंने आज काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट किए, इस क्रम में सबसे ऊपर जो स्टॉक था एक बार वो देख लेते हैं। SBI आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्ट्राइक किया उसने। IFCI न्यूज़ फ्लो के बाद 2615 पे लगभग 6% ऊपर रहा। बाकी एक आरकॉम भी आया था इस लिस्ट में और कोई कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था इस स्पेस में, नॉट एग्जैक्टली। आपकी स्क्रीन पे क्लोजिंग आज की और निफ्टी करीब 3 अंकों पर 8092 के स्तर पे और निफ्टी बैंक की भी क्लोजिंग दिखा दीजिए एक बार प्लीज़, फिर मिड कैप के आज के कुछ स्टार प्राइस परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे। इंडिसेस दिखा दीजिए प्लीज़ एक बार जरा। निफ्टी ऑलमोस्ट 8092 के स्तर पे, निफ्टी बैंक 17503। सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा आई थिंक जो निफ्टी के डाउन साइड को सिक्योर करके रखा आज वो था निफ्टी बैंक, PSU बैंक्स ने, OMCs ने, सीमेंट स्पेस ने। आइए आज के अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जिन्होंने आज काफ़ी हल्ला मचा के रखा। आज के स्टार प्राइस परफॉर्मर्स, निटको, ज्योति स्ट्रक्चर्स, मुथूट कैपिटल, उसके बाद डालमिया भारत शुगर। आप देखें कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। उसके बाद ARSS इंफ्रा, उसके बाद आप देखिए आंध्रा शुगर स्पेस काफ़ी वाइब्रेंट था आज। बिरला कॉर्प पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडर्स बड़े एक्टिव हैं, मेचनाइज बड़े एक्टिव हैं, इस पर नज़र रखिएगा। और HOCL, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, द्वारकेश शुगर, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला। लॉजिस्टिक्स एक बार फिर से थीम थे, बहुत ज़्यादा नहीं चले लेकिन जो चले थे वो सुबह ही चल चुके थे। उसके बाद अगर आप देखें फ्रेश हाइज नहीं बनाया पूरे दिन उन्होंने। कति ने फॉर इंस्टेंस आज सुबह खुलते साथ 172-45 का हाई लगा लिया, लेकिन उसके बाद पूरा दिन ठंडा पड़ा रहा। और फार्मा शेयर अगर आप देखें तो आज खबर सुकून पहुंचाने वाली थी, स्टॉक चले भी। आज टारगेट कहाँ हिट हुए आज सुबह की 50 कॉल्स में अगर आप देखें तो ARSS इंफ्रा 62 का टारगेट हिट, अपर फीस पे था स्टॉक है, याद रखिएगा। जुआरी एग्रो टारगेट हिट। उसके बाद 110 अगर आप देखें टारगेट क्वालिटी लिमिटेड का टारगेट हिट। उसके बाद टाटा स्पॉन्ज टारगेट हिट 602 के स्तर पे और साथ ही साथ अबाना ऑफशोर टारगेट हिट 208 का स्तर और 41 लगभग डेक्कन गोल्ड का टारगेट था वो भी हिट हुआ। तो काफ़ी अच्छे खासे इसमें